हाँ, बिल्कुल। मैं आपके लिए ये पूरी व्याख्या सबसे सरल हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। इसमें हम आपके दिए गए हर अंश को शामिल करेंगे और केवल तकनीकी शब्दों, टेक्निकल वर्ड्स को ही अंग्रेजी में रखेंगे। निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की गहरी समझ। 1। सवाल क्या है? हमारा मुख्य सवाल यह है कि जब हम संविधान की दो बहुत खास धाराओं आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज डी और आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें कौन सा हक मिलता है? आर्टिकल 19(1)(d) आज़ादी का हक। यह कहता है कि आपको पूरे भारत में कहीं भी मूव फ्रीली, आज़ादी से घूमना फिरना की आज़ादी है। आर्टिकल 21 जिंदगी का हक, यह सबसे ज़रूरी है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जिंदगी या निजी आज़ादी से तब तक दूर नहीं किया जाएगा जब तक कानून में बताया गया तरीका न अपनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना है। जब इन दोनों को एक साथ देखा जाता है तो जो हक सामने आता है वो है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। टेक्स्ट आंस सी यही है। 2. निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी क्या है? आपका राइट टू प्राइवेसी बहुत आसान है। यह है राइट टू बी लेट अलोन, अकेले रहने का हक। इसका मतलब है आपकी पर्सनल जगह, आपका घर, आपके फोन की बातें, आपके ईमेल और आप कौन से दोस्त बनाते हैं, ये सब आपका निजी मामला है। सरकार या कोई भी बिना आपकी इजाजत या बिना मजबूत कानूनी कारण के आपकी इस निजी दुनिया में झांक नहीं सकता। उदाहरण, जैसे स्कूल में आपकी टीचर आपकी डायरी नहीं पढ़ सकती जब तक कोई बहुत बड़ा नियम ना टूटे, उसी तरह सरकार आपकी निजी जिंदगी में बिना कारण दखल नहीं दे सकती। यह हक आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट पहले से शामिल है। 3. दोनों आर्टिकल्स एक साथ कैसे काम करते हैं? अब हम देखते हैं कि सर्वेलेंस, जासूसी या निगरानी के मामले में निजता और आवाजाही मूवमेंट कैसे जुड़ जाते हैं। मान लीजिए पुलिस को लगता है कि आप कुछ गलत कर सकते हैं, भले ही आपने कुछ किया ना हो, और वे छिपकर आप पर इंट्रूसिव गहराई से नजर रखना शुरू कर देते हैं। 1. आर्टिकल 21 आज़ादी पर हमला। जब आपको पता चलता है कि आपको हर समय देखा जा रहा है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी, निजी आज़ादी खत्म हो जाती है। आप डर जाते हैं। यह आपकी निजता पर सीरियसली एनक्रोचेस, गहरा हमला है। 2. आर्टिकल 19(1)(d) घूमने की आज़ादी पर हमला। डर के मारे आप अपने कुछ दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं या किसी खास जगह जाना छोड़ देते हैं। भले ही पुलिस ने आपको कहीं जाने से रोका न हो, लेकिन डर की वजह से आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की आज़ादी खत्म हो जाती है। कोर्ट ने यही कहा है कि अगर सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है और वो नागरिक की निजता पर हमला करता है तो ये अपने आप आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 दोनों का उल्लंघन, वायलेशन है। 4. अदालत के ऐतिहासिक फैसले, जजमेंट्स। ये हक रातों रात नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे इसे साफ किया है, जैसा कि आपके दिए गए टेक्स्ट में है। गोविंद वीएस स्टेट ऑफ MP एंड ANR 1975 और मलक सिंह एंड ऑस वीएस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड ऑस 1980। इन शुरुआती केसों में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि राइट टू प्राइवेसी आपके आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट छुपा हुआ है। यानी ये हक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर हमेशा से था, बस कोर्ट ने उसे ढूंढकर बाहर निकाल दिया। सबसे जरूरी और वर्तमान फैक्ट, इन केसों के बाद भी थोड़ा शक था, जिसे जस्टिस KS पुट्टस्वामी VS यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति यूनानिमसली से ऐलान किया कि निजता का अधिकार हर भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। इस तरह आपके मूव फ्रीली होने की आज़ादी और आपके डिग्निटी के साथ जीने की आज़ादी का रक्षक राइट टू प्राइवेसी है। वाह, ये एक शानदार विचार है। मैं आपकी पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। मैं हर छोटे डिटेल विवरण को समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं जो पहली बार ये सब सीख रहे हैं। यहां आपके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या पैराग्राफ के रूप में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माइनस सबसे सरल हिंदी में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्सप्लॉयटेशन, शोषण क्या होता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाना और उसे परेशान करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान ने कहा है कि कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता।
हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में एक खास अधिकार है जिसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। ये अधिकार आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 और आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 जबरन मजदूरी पर रोक, बैन ऑन फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 दो बहुत बुरी चीजों को रोकता है। 1. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव दुर्व्यापार पर रोक। मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का सीधा मतलब है इंसानों की खरीद फरोख्त करना। जैसे आप बाजार से सामान खरीदते हैं, वैसे ही अगर कोई इंसान को खरीदता या बेचता है तो ये इलीगल, अवैध है। इसमें स्लेवरी, गुलामी और महिलाओं को गलत कामों में धकेलना भी शामिल है। उदाहरण, अगर कोई गांव से एक बच्ची को धोखे से शहर ले जाकर उसे नौकर के रूप में बेच देता है तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आर्टिकल 23 इसे करने वाले को सजा दिलाता है। 2. प्रोहिबिशन ऑफ बेगार एंड फोर्स्ड लेबर, बेगार और जबरन श्रम पर रोक। मतलब फोर्स्ड लेबर का मतलब है जबरदस्ती काम कराना, जैसे किसी को बिना उसकी मर्जी के या तो बिना पैसे दिए या बहुत कम पैसे दिए काम करने के लिए मजबूर करना। बेगार इसका एक खास नाम है जिसका मतलब है बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी भी इसी का एक हिस्सा है, जहां लोग कर्ज चुकाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं। उदाहरण, एक गरीब मजदूर ने जमींदार से 1000 रुपए का कर्ज लिया। अब जमींदार कहता है कि जब तक तुम मेरे खेत में 1 साल तक रोज मुफ्त में काम नहीं करोगे, तुम्हारा कर्ज माफ नहीं होगा। यह फोर्स्ड लेबर है और आर्टिकल 23 इसे तुरंत रोकता है। छोटी सी सफाई, सरकार देश के भले के लिए, जैसे सेना में भर्ती के लिए या बाढ़ के समय मदद के लिए, लोगों को जरूरी कंपल्सरी सर्विस, अनिवार्य सेवा करने के लिए कह सकती है, लेकिन इसमें धर्म या जाति देखकर भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी पर रोक, बैन ऑन चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 खास तौर पर हमारे चिल्ड्रन, बच्चों को बचाता है। मतलब यह कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री, कारखाना, माइन खदान या किसी भी दूसरी हैजर्डस, खतरनाक जगह पर काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। हैजर्डस, खतरनाक क्या है? जहां बच्चों को चोट लग सकती है, जैसे आग के पास काम करना, जहरीले केमिकल्स, रसायन के साथ काम करना या भारी मशीन चलाना। आज का नियम, अपडेटेड फैक्ट, अब नियम और भी सख्त हो गया है। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरह के काम में नहीं रखा जा सकता। वे सिर्फ स्कूल के बाद या छुट्टियों में अपने परिवार के छोटे मोटे फैमिली एंटरप्राइजेस, पारिवारिक व्यवसाय में ही मदद कर सकते हैं, अगर वो काम खतरनाक ना हो। उदाहरण, किसी चाय की दुकान का मालिक एक 10 साल के बच्चे को दिन भर बर्तन धोने या गंदी नालियों को साफ करने के लिए रखता है। ये बच्चे के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है और आर्टिकल 24 इसे करने वाले को सजा दिलाता है। जो अधिकार एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध नहीं है, राइट्स नॉट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपके सवाल में 2 और फंडामेंटल राइट्स थे जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के भाग नहीं हैं, लेकिन वे भी बहुत जरूरी हैं। 2. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये कहाँ है? ये राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार के आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में है। क्या है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत? एक बहुत पुरानी और गलत सामाजिक प्रथा थी जहां कुछ लोगों को उनकी जाति के कारण नीचा समझा जाता था। आर्टिकल 17 इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे अपराध बनाता है। यह इक्वालिटी, समानता की बात है, जबरन मजदूरी की नहीं। उदाहरण, किसी को मंदिर में जाने से रोकना क्योंकि वो एक खास जाति का है। आर्टिकल 17 इसे इलीगल मानता है। 3. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये कहाँ है? ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। क्या है माइनॉरिटीज? अल्पसंख्यक यानी वो लोग जो संख्या में कम हैं, जैसे कोई छोटा धार्मिक या भाषाई समूह। यह अधिकार उन्हें अपनी खास लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट, लिपि और कल्चर, संस्कृति को बचाने और अपनी मर्जी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थान खोलने की आज़ादी देता है। ये कल्चर, संस्कृति और एजुकेशन शिक्षा की बात है, मजदूरी की नहीं। अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। आपने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हर डिटेल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्या आप अब राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार के बारे में इसी तरह से विस्तार से जानना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में बहुत ही सरल और गहरी, इन डेप्थ तरीके से समझाता हूँ,
जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। धर्म की आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। नमस्ते। यह आर्टिकल 25 हमारे देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें धर्म की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर इंसान को अपना धर्म मानने और उसे निभाने की पूरी आज़ादी है। ये अधिकार एक साथ 4 बड़ी चीज़ें देता है, लेकिन इस पर कुछ रोक भी लगी हुई है, जिन्हें लिमिटेशंस कहते हैं। 1. आज़ादी के 4 ज़रूरी हिस्से, 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीडम। यह अधिकार हमें 4 तरह की आज़ादी, फ्रीडम देता है। 1. अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। यह आपकी सबसे भीतरी इनर आज़ादी है। मतलब आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ भी सोचने की आज़ादी है, माइनस जैसे आप किस भगवान को मानते हैं या आप भगवान को मानते ही नहीं हैं। कोई भी सरकार या कोई भी इंसान आपको ज़बरदस्ती आपके प्राइवेट थॉट्स बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उदाहरण, आप अकेले में बैठकर जो पूजा या इबादत करते हैं, वो आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 2. धर्म को मानना, फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। मतलब यह अधिकार देता है कि आप खुले तौर पर ओपनली बता सकते हैं कि आप कौन सा धर्म मानते हैं। आप उस धर्म के हैं ये जाहिर डिक्लेयर कर सकते हैं। उदाहरण, किसी विशेष रंग का कपड़ा पहनना, माथे पर तिलक लगाना या अपने गले में क्रॉस पहनना, ये सब आपका धर्म मानने का अधिकार है। 3. धर्म का आचरण, फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। मतलब यह है कि आप अपने धर्म के सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, परंपराएं, ट्रेडिशंस और पूजा पाठ वर्शिप कर सकते हैं। उदाहरण, हिंदू मंदिर में जाकर आरती कर सकते हैं। मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं। सिख अपने गुरुद्वारा में जा सकते हैं। 4. धर्म का प्रचार, फ्री प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब इसका मतलब है कि आप अपने धर्म की अच्छी बातें, उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और उसकी शिक्षाएं, टीचिंग्स दूसरों को शांतिपूर्ण तरीके, पीसफुल मैनर से बता सकते हैं। आप किसी को अपनी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स दे सकते हैं या अपना धर्म समझा सकते हैं। उदाहरण, किसी पार्क में बैठकर लोगों को अपने धर्म की कहानी सुनाना या लेक्चर देना। 2. सिखों के लिए विशेष अधिकार, किरपान। आपके सवाल में किरपान का जिक्र है और यह बहुत जरूरी है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन क्या है? आर्टिकल 25 के साथ एक स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन जुड़ा है, जो साफ कहता है कि कृपाण को रखना और पहनना सिख रिलीजन का एक जरूरी हिस्सा माना जाएगा। सरल मतलब, कृपाण एक छोटा कटार, डैगर जैसा होता है। संविधान ने इसे एक हथियार नहीं माना, बल्कि इसे सिख धर्म को निभाने, प्रैक्टिस का अधिकार माना है। 3. धर्म की आज़ादी पर लगी रोक, लिमिटेशंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम। सबसे जरूरी बात, आपकी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरों को नुकसान या सोसाइटी को दिक्कत शुरू होती है। सरकार आपके इस अधिकार को इन वजहों से रोक सकती है। 1. लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। अगर आपकी धार्मिक गतिविधि से दंगा, रायट या अव्यवस्था, केओस फैल सकती है, तो सरकार उसे रोक सकती है। 2. सदाचार, मोरालिटी। अगर कोई धार्मिक काम अनैतिक, इमोरल है, जैसे किसी पुराने जमाने की कोई गलत प्रथा, तो सरकार उसे रोक सकती है। 3. स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर कोई धार्मिक गतिविधि बीमारी, डिजीज फैला रही है, तो उसे रोका जा सकता है। 4. सरकार का समाज सुधार का अधिकार, स्टेट्स राइट टू सोशल रिफॉर्म्स। आपके सवाल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, और साथ ही राज्य को सामाजिक सुधारों के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार भी है। मतलब राज्य, स्टेट माइनस यहां मतलब है सरकार को यह अधिकार है कि वो सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स के लिए कानून बनाए, भले ही वो कानून किसी धार्मिक प्रथा को बदलता हो। उदाहरण, मंदिर प्रवेश, टेम्पल एंट्री। सरकार ने कानून बनाकर यह पक्का किया कि हिंदू धर्म के सभी लोगों, किसी भी जाति के को पब्लिक टेम्पल्स में जाने का पूरा अधिकार है। यह समानता, इक्वालिटी के लिए किया गया एक सोशल रिफॉर्म है। 3 तलाक। सरकार ने 3 तलाक, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी, इलीगल बनाकर मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम विमेन के अधिकारों की रक्षा की। 5. सबसे बड़ी गलतफहमी, धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन। आपके सवाल में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, धार्मिक संस्थाओं द्वारा लोगों के धर्म परिवर्तन का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत प्रदान नहीं किया गया है। क्या प्रचार का मतलब धर्म बदलना है? नहीं। जैसा हमने ऊपर समझा, प्रचार, प्रोपगेशन का मतलब सिर्फ अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी बताना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
भारत की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा है कि धर्म परिवर्तन कन्वर्जन का अधिकार आर्टिकल 25 में शामिल नहीं है। सरल मतलब, कोई भी धार्मिक संस्था आपको जोर जबरदस्ती, फोर्स, लालच, अल्योरमेंट या धोखा, फ्रॉड देकर किसी का धर्म बदलवा कन्वर्ट नहीं सकती। धर्म बदलने का फैसला इंसान की अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस से पूरी तरह स्वैच्छिक, कंप्लीटली वॉलंटरी होना चाहिए। आपकी पूरी तरह से समझ, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 25 आपको अपने धर्म को पूरी आज़ादी से मानने और उसके बारे में बताने की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति समाज की भलाई, कानून व्यवस्था और दूसरों के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स से ऊपर नहीं है। अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। क्या आप आर्टिकल 26 के बारे में जानना चाहेंगे, जो धार्मिक संस्थानों को चलाने की आज़ादी देता है? एब्सोल्युटली। चलो, मैं आपको आर्टिकल 25 की पूरी कहानी, जो हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है, बहुत ही सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 25 हर इंसान के धर्म की आज़ादी। ये कानून हमें बताता है कि भारत में रहने वाले हर इंसान को अपना धर्म मानने और उसे निभाने की पूरी आज़ादी, फ्रीडम है। ये आज़ादी 4 बहुत ज़रूरी चीज़ों से मिलकर बनी है, जिन्हें फ्रीडम कहते हैं। 1. अंदर की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। सरल मतलब, यह आपकी भीतरी इनर आज़ादी है। आप अपने मन में, अपने दिल में जो चाहें वो सोच सकते हैं। आप किस भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, यह आपका निजी फैसला, पर्सनल डिसीजन है। कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस आपकी इस अंदर की सोच को बदल नहीं सकती। यह आज़ादी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उदाहरण, आप अपनी आंखें बंद करके अकेले में भगवान को याद करते हैं। यह आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। 2. बाहर की आज़ादी, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन, इन तीनों का मतलब है कि आप अपनी आस्था को दुनिया के सामने ला सकते हैं। फ्री प्रोफेशन यह है खुले तौर पर बताना, मतलब आप दुनिया को बता सकते हैं कि आप कौन सा धर्म मानते हैं, आप उस धर्म के हैं, यह जाहिर डिक्लेयर करने का अधिकार। उदाहरण, आप गर्व से अपनी टोपी, कैप, पगड़ी, टर्बन या गले में क्रॉस पहनते हैं, जिससे पता चलता है कि आप किस धर्म से जुड़े हैं। प्रैक्टिस यह है धार्मिक काम करना, मतलब अपने धर्म के सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, पूजा पाठ, वर्शिप और परंपराएं, ट्रेडिशंस करना। उदाहरण, आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं, रोजा रखते हैं या चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, ये सब आपका प्रैक्टिस है। प्रोपेगेशन ये है अच्छी बातें फैलाना, मतलब आप अपने धर्म की शिक्षाएं, टीचिंग्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और अच्छी बातें दूसरों को बता सकते हैं ताकि वे भी उसे जान सकें। उदाहरण, किसी को प्यार से धार्मिक किताब, रिलीजियस बुक देना या शांति से अपने धर्म की कहानी समझाना। 3. सिखों का विशेष अधिकार, किरपान। संविधान में ये बात अलग से सेपरेटली बताई गई है। एक्सप्लेनेशन आई यहां साफ लिखा है कि सिखों द्वारा किरपान माइनस एक छोटी धार्मिक कटार पहनना और ले जाना उनके धर्म को प्रैक्टिस करने का हिस्सा माना जाएगा। सरल मतलब, इसका मतलब है कि कृपाण को हथियार, वेपन नहीं माना जाएगा, बल्कि एक धार्मिक प्रतीक, रिलीजियस सिंबल माना जाएगा और सरकार इसे रखने से रोक नहीं सकती। 4. आज़ादी पर लगी रोक, लिमिटेशंस। याद रखो, यह आज़ादी पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं है। ये 3 बड़ी चीज़ों के अधीन सब्जेक्ट 2 है, मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पब्लिक ऑर्डर, आप धर्म के नाम पर दंगा, रायट या अव्यवस्था, केओस नहीं फैला सकते। अगर आपकी धार्मिक जुलूस, प्रोसेशन से झगड़ा हो रहा है तो सरकार उसे रोक सकती है। मोरालिटी, आपका धार्मिक काम नैतिकता, गुड कॉन्डक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी प्रथा जो समाज में गलत मानी जाती है, उसे धर्म के नाम पर नहीं किया जा सकता, जैसे कि किसी जमाने में सती की प्रथा थी जिसे सरकार ने रोक दिया। हेल्थ, आपका धार्मिक काम जनता के स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। जैसे महामारी पैंडेमिक के समय सरकार बड़ी धार्मिक सभाएं, गैदरिंग्स रोक सकती है। 5. सरकार का काम, सोशल रिफॉर्म। आर्टिकल 25 सरकार को एक बहुत बड़ी पावर देता है।
सरकार की पावर, सरकार सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म माइनस समाज की भलाई और सुधार के लिए कानून बना सकती है। सरल मतलब, अगर कोई धार्मिक रिवाज समाज के लिए अच्छा नहीं है या किसी को अधिकार राइट्स नहीं दे रहा है तो सरकार उसमें सुधार रिफॉर्म कर सकती है। उदाहरण, सरकार ने कानून बनाकर यह पक्का किया कि हिंदू धर्म में किसी भी जाति कास्ट के व्यक्ति को पब्लिक टेम्पल्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। यह समानता इक्वालिटी के लिए किया गया सुधार है। सबसे जरूरी पॉइंट, जबरन धर्म परिवर्तन, फोर्स्ड कन्वर्जन। याद रखना, प्रोपेगेशन प्रचार का मतलब है विचार बताना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती या लालच अल्यूरमेंट देकर उसका धर्म बदलवा सकते हैं। यह अधिकार आर्टिकल 25 में शामिल नहीं है। धर्म बदलना हमेशा इंसान की पूरी मर्जी, वॉलंटरी विल से होना चाहिए, जो उसकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का हिस्सा है। आपका कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 25 आपको आज़ादी देता है, लेकिन समाज को सुरक्षित और समान इक्वल रखने के लिए इस पर रोक भी लगाता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन व्याख्या को सरलतम हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की एक बहुत जरूरी कहानी सुना रहा हूं। अनुच्छेद 26, धार्मिक समूहों की आज़ादी। आर्टिकल 26, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। नमस्ते प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसे चलाने की पूरी आज़ादी है? यह आज़ादी हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक, नियम पुस्तक, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहते हैं, में लिखी गई है। इस आज़ादी का नाम है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 26 की कहानी धार्मिक ग्रुप्स, समूहों की आज़ादी के बारे में है। ये आर्टिकल अनुच्छेद कहता है कि धर्म से जुड़े हर बड़े या छोटे समूह को 4 खास अधिकार मिलते हैं। 1. यह अधिकार किसे मिलता है? Who gets this right? Original text. Every religious denomination or any of its section. यह अधिकार किसी एक आदमी को नहीं, बल्कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक संप्रदाय को मिलता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक संप्रदाय, इसका मतलब है लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, संगठित समूह जो एक ही तरह की बिलीफ्स, मान्यताएं और फेथ, आस्था को मानते हों। उनका कोई कॉमन लीडर, सामान्य नेता या गवर्निंग बॉडी, प्रबंधक निकाय हो। उनका एक डिस्टिंक्ट नेम, अलग नाम हो। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण, जैसे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्णा मिशन या जैन धर्म का कोई बड़ा पंथ। ये अपने धर्म को चलाने के लिए आज़ाद हैं। 2. 4 बड़े अधिकार, द 4 गारंटीड राइट्स। यह आर्टिकल अनुच्छेद ऐसे हर समूह को 4 बड़ी परमिशंस, अनुमतियां देता है। ए. संस्था बनाने और चलाने का अधिकार, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। Original text. A. Establish and maintain institution for religious and charitable purposes. एस्टैब्लिश, स्थापित करना, वे अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूशन, संस्था शुरू कर सकते हैं। मेंटेन, रख रखाव करना, वे उसे चलाने, उसकी देखभाल करने और उसका सारा खर्चा उठाने के लिए आज़ाद हैं। पर्पस, उद्देश्य, ये संस्थाएं 2 तरह की हो सकती हैं। 1. रिलीजियस पर्पसेस, धार्मिक उद्देश्य, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा बनाना। 2. चैरिटेबल पर्पसेस, धर्मार्थ उद्देश्य, जैसे लोगों की भलाई के लिए अस्पताल, हॉस्पिटल या स्कूल खोलना। बी. धर्म से जुड़े मामलों को खुद चलाने का अधिकार, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। Original text. B. Manage its own affairs in matters of religion. यह सबसे जरूरी आज़ादी है। मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले का मतलब है वे सभी रिचुअल्स, रीति रिवाज, सेरेमनीज, समारोह एंड प्रैक्टिसेस, प्रथाएं जो उस धर्म के लिए एसेंशियल, बहुत जरूरी हैं। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण, कोई समूह ये तय कर सकता है कि पूजा या नमाज कैसे होगी, कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे या कौन सा त्योहार कब मनाया जाएगा। सरकार इन कोर रिलीजियस मैटर्स, मूल धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे सकती। सी. संपत्ति रखने का अधिकार, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। Original text. AC. Own and acquire movable and immovable property. ओन और अक्वायर, रखना और हासिल करना। धार्मिक समूह अपने धर्म को चलाने के लिए धन, जमीन या इमारतें अक्वायर, खरीद या दान में ले सकते हैं और उन्हें ओन अपना रख सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, जैसे पैसा, सोना। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, जैसे जमीन, मंदिर या स्कूल की बिल्डिंग। डी. संपत्ति का कानूनी प्रबंध करने का अधिकार, राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। Original text. D. Administer such property in accordance with law.
एडमिनिस्टर प्रबंध करना, यह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा है। समूह अपनी संपत्ति को कैसे इस्तेमाल करेगा, कौन हिसाब रखेगा, यह मैनेजमेंट प्रबंध समूह ही करता है। इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के अनुसार यह एक चेक जांच है। सरकार कह सकती है कि धार्मिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे, लेकिन पैसे के मामलों में हम देखेंगे कि सब कुछ फेयर, ईमानदारी से हो रहा है या नहीं। सरकार फाइनेंशियल लॉज, वित्तीय कानून बना सकती है ताकि कोई ट्रस्ट का पैसा चुरा न ले। यह राइट टू एडमिनिस्टर प्रबंध करने का अधिकार तो है, पर रेगुलेशन नियमन सरकार कर सकती है। तीन बड़ी रोक टोक, द 3 एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस। अब सबसे जरूरी बात, ये सारे अधिकार एब्सोल्यूट, असीमित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अधिकार 3 कंडीशंस, 3 शर्तों के अधीन हैं। यह रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक सबके लिए है। Original text. The rights under Articles 26 are also subject to public order, morality and health. I. Public order, lok vyavastha. सिंपल मीनिंग, सरल अर्थ, शांति और व्यवस्था बनाए रखना। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, धर्म के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था टूटे, दंगे हों या लोगों की जिंदगी रुक जाए। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण, यदि कोई धार्मिक जुलूस बहुत जोर से शोर मचाए और रास्ते में झगड़ा हो जाए तो सरकार पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उस जुलूस को रोक सकती है या उसका रास्ता बदल सकती है। IV. मोरालिटी, नैतिकता। सिंपल मीनिंग, सरल अर्थ, समाज की अच्छी आदतें और सही व्यवहार। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस प्रथा जो समाज में डिसेंसी, शालीनता और एक्सेप्टेड एथिक्स, स्वीकृत नैतिकता के खिलाफ हो, उसे रोका जा सकता है। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण, अगर धर्म के नाम पर कोई चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बाल शोषण या कोई घिनौना काम करने की कोशिश करे तो कानून उसे मोरालिटी के नाम पर तुरंत रोक देगा। और V. हेल्थ, स्वास्थ्य। सिंपल मीनिंग, सरल अर्थ, लोगों की सेहत की सुरक्षा। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, धर्म की कोई भी रस्म जिससे लोगों के लाइफ, जीवन या फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, उसे रोका जा सकता है। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण, कोविड-19 जैसी बीमारी के समय सरकार ने हेल्थ का ख्याल रखते हुए बड़े बड़े धार्मिक मेलों और भीड़ को रोक दिया था ताकि बीमारी न फैले। 4. अंतिम जरूरी बात, द फाइनल क्रूशियल पॉइंट। Original text, but not subject to other provisions relating to the fundamental rights. करंट रियलिटी, वर्तमान वास्तविकता। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया है कि आर्टिकल 26 के अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है। हार्मोनाइजेशन, तालमेल, आर्टिकल 26 के अधिकार को संविधान के दूसरे बड़े अधिकारों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, खासकर आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण, यदि कोई धार्मिक समूह ये कहे कि हम अपने मंदिर में कुछ खास जाति या महिलाओं को नहीं आने देंगे तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि धर्म की आज़ादी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने की आज़ादी नहीं देती। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप मुझसे कोई और आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे? नमस्ते। ये बहुत ही अच्छा विचार है कि आप इन महत्वपूर्ण बातों को हिंदी में भी समझना चाहते हैं। मैं आपके लिए पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके से पेश करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट, विचार, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाए। यहाँ आपके द्वारा दिए गए हर टेक्स्ट पाठ का विस्तृत और सरल हिंदी अनुवाद है, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द केवल इंग्लिश, अंग्रेजी में ही रहेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले ये जान लें कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या हैं। यह समझिए कि हमारा देश, इंडिया, भारत एक बड़ा घर है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इस घर का रूल बुक, नियम पुस्तक है। फंडामेंटल राइट्स उस रूल बुक के कुछ स्पेशल प्रोमिसेस, विशेष वादे हैं जो सरकार हम सबको देती है। इन्हें कोई भी लॉ, कानून हमसे छीन नहीं सकता। 1. शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। A. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 23. यह आर्टिकल, अनुच्छेद आपको एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बचाता है। प्रोहिबिशन, प्रतिबंध, इसका मतलब है मना करना या रोक लगाना। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव तस्करी, यह सबसे बुरी बात है।
इसका मतलब है कि किसी इंसान को गुड्स सामान की तरह खरीदना, बेचना या गुलाम बनाना। ये पूरी तरह इलीगल, गैर कानूनी है। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण। यदि कोई किसी बच्चे को उसके माता पिता से चुराकर या खरीदकर किसी कारखाने में काम करने के लिए मजबूर करता है तो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स है और आर्टिकल 23 इसे तुरंत रोकता है। फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी। इसका मतलब है कि किसी को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती काम करवाना, चाहे उसे मजदूरी पैसा बिल्कुल ना मिले या बहुत कम मिले। इसमें बेगार माइनस बिना पैसे के काम भी शामिल है। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण। एक शक्तिशाली लैंडलॉर्ड, जमींदार किसी गरीब मजदूर को कहता है कि तुम्हें मेरे खेत में मुफ्त में काम करना होगा क्योंकि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। यह फोर्स्ड लेबर है। आर्टिकल 23 इसे भी रोकता है। 2. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल्स अनुच्छेद आपके समूह ग्रुप की पहचान और संस्कृति की रक्षा करते हैं। B. Protection of interests of minorities, Article 29. यह आर्टिकल अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है, जैसे अलग भाषा बोलने वाले या अलग धर्म वाले लोगों के इंटरेस्ट्स, हितों की रक्षा करता है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। कोई भी नागरिक जिसका कोई खास लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट, लिपि माइनस लिखने का तरीका या कल्चर, संस्कृति है, उसे बचाए रखने का राइट अधिकार रखता है। बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पर रोक। यह आर्टिकल यह भी कहता है कि किसी भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्था, स्कूल में एडमिशन दाखिला देने से किसी को केवल उसके रिलीजन, धर्म, रेस, जाति, कास्ट, वर्ण या लैंग्वेज, भाषा के कारण मना नहीं किया जा सकता। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण। यदि भारत के किसी कोने में कम लोग एक खास भोजपुरी भाषा बोलते हैं तो आर्टिकल 29 उन्हें यह अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा को सिखाएं और अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। D. Right of minorities to establish and administer educational institutions, Article 30. आपने जो सवाल दिया था उसमें यह आर्टिकल 31 के साथ गलत मिलाया गया था। यह राइट अधिकार वास्तव में आर्टिकल 30 के तहत आता है। एस्टैब्लिश, स्थापित करना। रिलीजियस, धार्मिक या लिंग्विस्टिक भाषाई माइनॉरिटीज को यह राइट है कि वे अपने स्कूल, कॉलेज या मदरसे एस्टैब्लिश, खोले बनाए कर सकते हैं। एडमिनिस्टर, प्रशासन करना। उन्हें यह भी राइट है कि वे इन इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को अपनी मर्जी के हिसाब से एडमिनिस्टर चलाएं, यानी प्रबंधन करें। वे अपने टीचर्स, शिक्षक चुन सकते हैं और अपने नियम बना सकते हैं ताकि वे अपनी कल्चर को बढ़ावा दे सकें। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण। एक मुस्लिम कम्युनिटी, समुदाय अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा और साथ ही आधुनिक शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोल सकती है और उसे चला सकती है। 3. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह सबसे शक्तिशाली राइट है। C. Right to constitutional remedies, Article 32. रेमेडी, उपचार। इसका मतलब है इलाज या समाधान। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह सभी फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। द पावर, शक्ति। यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम माइनस आज़ादी का अधिकार, सरकार द्वारा तोड़ दिया जाता है तो आर्टिकल 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय माइनस देश की सबसे बड़ी अदालत जाने का राइट देता है। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण। यदि पुलिस आपको बिना किसी कारण बताए या बिना जज, न्यायाधीश के सामने पेश किए आपको जेल में बंद कर देती है तो आपका फंडामेंटल राइट टूटा है। आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका, रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिट, खास सरकारी आदेश जारी करके पुलिस से पूछेगी कि आपको क्यों पकड़ा गया है। 4. Article 31 की कहानी, The Story of Article 31. यह हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह करंट एंड अपडेटेड फैक्ट्स, वर्तमान और अद्यतन तथ्य से जुड़ा है। दी एरर, गड़बड़ी। सवाल में माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स को आर्टिकल 31 से मिलाया गया है, जो इनकरेक्ट, गलत है। आर्टिकल 31, द पास्ट, भूतकाल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट था। इसका मतलब था कि आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद आपसे आसानी से नहीं छीनी जा सकती थी। द चेंज, बदलाव। 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट्स की सूची से रिपील्ड, हटा दिया गया, कर दिया गया। द प्रेजेंट, वर्तमान। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, यह अब केवल एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 भाग 12 में आर्टिकल 300A के तहत रखा गया है। सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरण। सरकार को आपके गांव से हाईवे बनाना है। अब वो आपकी जमीन ले सकती है, लेकिन आर्टिकल 300A कहता है कि उन्हें एक सही लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और आपको कॉम्पेंसेशन, मुआवजा माइनस सही दाम देना होगा। आप जिस गहराई से जानना चाहते हैं वो आपको बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। कीप स्टडीइंग।
पढ़ते रहो। क्या आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले 5 रिट्स के बारे में जानना चाहेंगे? ये लीजिए, मैं आपके पूरे स्पष्टीकरण को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30, पहला भाग, असर्शन, दावा और रीजन, कारण की सरल व्याख्या। सबसे पहले हम आपके 2 मुख्य कथनों को समझते हैं, असर्शन और ए और रीजन और आर। असर्शन ए, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं है। आपका दावा है कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक शब्द की कोई डेफिनेशन, परिभाषा नहीं दी गई है। सरल हिंदी, ये बात ट्रू, सत्य है। हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने जानबूझकर ये नहीं लिखा कि अल्पसंख्यक कौन है। जैसे आप पूछते हैं सबसे अच्छी मिठाई क्या है और कोई एक जवाब नहीं होता, वैसे ही संविधान में भी माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया गया है। गहराई से, इन डेप्थ, यह एम्बिग्युइटी, अस्पष्टता इसलिए रखी गई है ताकि समय के साथ जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार तय कर सके कि कौन माइनॉरिटी है। आमतौर पर जिस समूह की आबादी किसी स्टेट, राज्य में 50% से कम होती है, उसे अल्पसंख्यक माना जाता है। रीजन आर, केवल 2 तरह के माइनॉरिटीज। आपका कारण है कि संविधान केवल लिंग्विस्टिक, भाषाई और रिलीजियस, धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही पहचानता है। सरल हिंदी, ये बात भी ट्रू, सत्य है। जब आर्टिकल 30 में अधिकारों की बात आती है तो ये ढाल, शील्ड केवल 2 तरह के लोगों के लिए है। 1. रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक, वे लोग जिनका धर्म उस जगह के ज्यादातर लोगों से अलग है। उदाहरण, भारत में ईसाई, क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स। 2. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक, वे लोग जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो उस राज्य के ज्यादातर लोग नहीं बोलते। उदाहरण, कर्नाटका में रहने वाले हिंदी बोलने वाले लोग। गहराई से, इन डेप्थ, इसका मतलब है कि गरीब होने के आधार पर, इकोनॉमिक माइनॉरिटी या किसी विशेष जाति के होने के आधार पर इस आर्टिकल का लाभ नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 30 का स्कोप, दायरा केवल धर्म और भाषा तक सीमित है। संबंध, रिलेशनशिप। सवाल, क्या कारण और दावे एक ही सही एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है? जवाब, नो, नहीं। दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। परिभाषा इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो फ्लेक्सिबल, लचीली रखना चाहते थे। ये एक अलग कारण है। इसलिए कोड भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2. आर्टिकल 30 के क्लॉजेस, खंड का विस्तार से स्पष्टीकरण। यह आर्टिकल 2 मुख्य हिस्सों में बटा है जो माइनॉरिटीज को अधिकार और सुरक्षा देते हैं। 2.1 आर्टिकल 31 अधिकार, द राइट। यह क्लॉज, खंड, अल्पसंख्यकों को उनका सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार देता है। ओरिजिनल टेक्स्ट, मूल पाठ का सार। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. सरल हिंदी, सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये अधिकार होगा कि वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान, एस्टैब्लिश, स्थापित करें, शुरू करें, और एडमिनिस्टर, प्रशासन करें, चलाएं। उदाहरण के साथ, गहराई से, इन डेप्थ विद एग्जाम्पल। एस्टैब्लिश यानी स्कूल को फाउंड, स्थापित, अल्पसंख्यक समूह ने ही किया हो। अगर किसी स्कूल को सरकार ने बनाया और बाद में अल्पसंख्यक उसे चलाने का दावा करे तो ये अधिकार नहीं मिलेगा। एडमिनिस्टर, ये सबसे बड़ी पावर, शक्ति है। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक समूह अपनी पसंद के टीचर्स, शिक्षक चुन सकता है। स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए डिसिप्लिन, अनुशासन के नियम बना सकता है, और मैनेजमेंट, प्रबंधन को अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है। ऑफ देयर चॉइस, इसका अर्थ है कि स्कूल या कॉलेज केवल धर्म या भाषा ही नहीं, बल्कि साइंस, विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित या इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवा सकता है। 2.2 आर्टिकल 32 सुरक्षा, द प्रोटेक्शन। ये क्लॉज सरकार को निर्देश देता है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करे। ओरिजिनल टेक्स्ट, मूल पाठ का सार। The state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. सरल हिंदी, जब सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड, आर्थिक सहायता, पैसा दे रही हो तो वह डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगी सिर्फ इस आधार पर कि वह स्कूल या कॉलेज किसी अल्पसंख्यक समूह द्वारा चलाया जा रहा है। उदाहरण के साथ, गहराई से, इन डेप्थ विद एग्जाम्पल। ग्रांटिंग एड, मान लीजिए सरकार सभी स्कूलों को नई कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे दे रही है। शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट,
सरकार किसी अल्पसंख्यक स्कूल को ये कहकर मना नहीं कर सकती कि ये तो मुस्लिम या जैन का स्कूल है, इसलिए हम इसे पैसे नहीं देंगे। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ये खंड फेयरनेस, निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यदि किसी अल्पसंख्यक संस्थान की क्वालिटी गुणवत्ता खराब हो तो सरकार पैसा रोक सकती है, लेकिन अल्पसंख्यक होना डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं हो सकता। 3. सारांश, समरी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 1. आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करने और चलाने का फंडामेंटल राइट देता है। 2. यह आर्टिकल अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, वित्तीय भेदभाव से भी बचाता है। 3. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें माइनॉरिटी शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मिलती है। क्या आप अब TMA Pi फाउंडेशन केस के बारे में जानना चाहेंगे, जिसने इन अधिकारों को और भी क्लैरिफाई स्पष्ट किया है? नमस्ते। आपने पूछा था कि क्या आप TMA Pi फाउंडेशन केस के बारे में जानना चाहेंगे, जिसने आर्टिकल 30 के अधिकारों को और भी स्पष्ट किया था। हाँ, बिल्कुल। ये केस मामला माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी निर्णयों में से एक है। TMA Pi Foundation versus State of Karnataka, 2002. यह मामला भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन में एक लैंडमार्क जजमेंट, ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। इस फैसले ने माइनॉरिटीज के अधिकारों को और क्लैरिटी, स्पष्टता दी। 1. माइनॉरिटी की परिभाषा पर स्पष्टीकरण, क्लैरिटी ऑन माइनॉरिटी डेफिनेशन। प्रश्न, माइनॉरिटी की गिनती पूरे देश के स्तर पर होगी या राज्य के स्तर पर? निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों, और रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दोनों की पहचान राज्य, स्टेट को यूनिट, इकाई मानकर की जाएगी। सरल उदाहरण, अगर पंजाब में हिंदू आबादी 50% से कम है तो वे पंजाब के लिए रिलीजियस माइनॉरिटी है, भले ही वे पूरे भारत में मेजॉरिटी बहुसंख्यक हों। 2. एडमिनिस्टर, प्रशासन के अधिकार की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ एडमिनिस्टर राइट। आर्टिकल 31 अल्पसंख्यक संस्थानों को एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है, लेकिन इस फैसले ने बताया कि यह अधिकार एब्सोल्यूट पूर्ण नहीं है। क्षेत्र, एरिया। पहले का विचार, TMA Pi जजमेंट के बाद। एडमिशन, दाखिला। अल्पसंख्यक अपनी पसंद से दाखिला कर सकते थे। अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी पसंद के मेरिट बेस्ड, योग्यता आधारित एडमिशन दाखिले करने का राइट है, लेकिन वे स्टेट द्वारा निर्धारित रीजनेबल रेगुलेशंस, उचित नियमों का पालन करेंगे ताकि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बना रहे। फीस, शुल्क। अल्पसंख्यक संस्थान अपनी फीस खुद तय करते थे। संस्थान अपनी फीस तय करने के लिए ऑटोनमस, स्वतंत्र है, लेकिन ये फीस कैपिटेशन फी, अत्यधिक शुल्क के बराबर नहीं होनी चाहिए और प्रॉफिटियरिंग, लाभखोरी नहीं होनी चाहिए। सरकार रेगुलेटरी मेजर्स, नियामक उपाय लगा सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की नियुक्ति। संस्थान अपनी पसंद से अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करते थे। अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशंस, योग्यता और कॉम्पिटेंस, क्षमता के लिए सरकारी विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना मैंडेटरी, अनिवार्य है। 3. अनएडेड और एडेड इंस्टीट्यूशंस, गैर सहायता प्राप्त और सहायता प्राप्त संस्थान। इस निर्णय ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को 2 श्रेणियों में बांटा। अनएडेड, गैर सहायता प्राप्त, ये वे संस्थान हैं जो सरकार से कोई फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं। इन्हें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और दाखिले, एडमिशन में सबसे अधिक स्वतंत्रता मिलती है। एडेड, सहायता प्राप्त, ये वे संस्थान हैं जो सरकार से पैसा, एड लेते हैं। आर्टिकल 32 के कारण सरकार डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकती। हालांकि क्योंकि वे सरकारी पैसा लेते हैं, उन्हें नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, गैर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए रीजनेबल परसेंटेज, उचित प्रतिशत सीटें देनी पड़ सकती हैं और सरकारी रेगुलेशन, नियमन उन पर ज्यादा लागू होते हैं। TMA Pi केस ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 30 का अधिकार सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, निम्न स्तरीय संस्थानों को चलाने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए माइनॉरिटी आइडेंटिटी, अल्पसंख्यक पहचान को बनाए रखने का अधिकार है। क्या आप अब इन अधिकारों पर स्टेट द्वारा लगाए गए रेगुलेशंस के बारे में और जानना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएं। इस पूरे पाठ को मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटा है ताकि समझना आसान हो। संविधान के नियम और उनके रखवाले।
प्रश्न का मतलब और हमारा लक्ष्य। सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमें झूठा फॉल्स कथन ढूंढना है। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स कथन है और उत्तर पहले से दिया गया है आंस डी। इसका मतलब है कि कथन आर्व डी ही गलत है। मौलिक अधिकारों का रखवाला स्टेटमेंट डी की गहराई। आपका जो स्टेटमेंट कथन गलत है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संविधान के तहत फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के रखवाले हैं। सच्चाई क्या है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं बल्कि जुडिशियरी न्यायपालिका माइनस यानी द सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और द हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय हमारे फंडामेंटल राइट्स के असली गार्डियन संरक्षक या रखवाले हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका स्कूल यानी सरकार आपको बिना किसी कारण खेलने से रोक रहा है। यह आपके खेलने के अधिकार एक तरह का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्या आप सीधे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाएंगे? नहीं, आप सीधे कोर्ट न्यायालय के पास जाते हैं। कोर्ट के पास एक खास शक्ति होती है जिसे रिट कहते हैं। ये रिट एक ऐसा जादुई आदेश है जिससे कोर्ट तुरंत सरकार को गलत काम करने से रोक सकता है। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये खास शक्ति नहीं है, इसीलिए जुडिशियरी ही सही गार्डियन है। संविधान लिखने वाली समिति स्टेटमेंट ए की गहराई। कथन ए के एम मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे। यह स्टेटमेंट कथन बिल्कुल सही है। ड्राफ्टिंग कमिटी क्या है? सोचिए कि एक बहुत बड़ी किताब लिखनी है, हमारा संविधान, तो कुछ सबसे स्मार्ट और होशियार लोगों की एक छोटी टीम बनती है जो लिखने का असली काम करती है। इस टीम को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। चेयरमैन अध्यक्ष इसके कैप्टन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। KM मुंशी कौन थे? वो इस 7 मेंबर 7 सदस्यीय टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने संविधान के शब्दों और नियमों को बनाने में मदद की। संविधान को अपनाने वाली सभा स्टेटमेंट बी की गहराई। कथन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने अडॉप्ट अपनाया था। यह स्टेटमेंट कथन बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? यह हमारे देश के बड़े बुजुर्ग नेताओं की वो पूरी बड़ी सभा थी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नियम और कानून की किताब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अडॉप्ट अपनाना, इसका मतलब है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इस सभा ने उस नियम की किताब को 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियली आधिकारिक रूप से हाँ कह दिया और उसे स्वीकार कर लिया। लागू होना, यह नियम की किताब 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुई, जिसे हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गांव की सरकार का विचार स्टेटमेंट सी की गहराई। कथन सी द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बालवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957 ने की थी। यह स्टेटमेंट कथन भी बिल्कुल सही है। पंचायती राज क्या है? यह गांवों और छोटे इलाकों की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन है, यानी गांव के लोग खुद अपनी समस्याओं जैसे पानी, सड़क, बिजली का फैसला करें। इसे डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी पावर को बड़े शहरों से निकालकर गांवों तक पहुंचाना। बलवंत राय मेहता कमेटी, इस कमेटी को 1957 में बनाया गया था। इन्होंने कहा कि अगर हमें देश के गांवों को सच में मजबूत बनाना है तो हमें लोगों को खुद उनकी सरकार चुनने की शक्ति देनी होगी। 3 लेवल 3 टियर का विचार। इन्होंने ये रेकमेंड सिफारिश की कि पंचायती राज को 3 लेवल स्तरों पर काम करना चाहिए, जैसे एक सीढ़ी होती है। 1 विलेज लेवल ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर। 2 ब्लॉक लेवल पंचायत समिति बीच का स्तर। 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद सबसे ऊपर का स्तर। इस रिपोर्ट के कारण ही आज हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम प्रणाली लागू है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत अब क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। आपको और क्या जानना है? निश्चित रूप से मैं आपके लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसमें रिट और स्वतंत्रता, लिबर्टी शामिल है, सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे के लिए आसान बनाते हुए समझाता हूं। हम हर बात को और गहराई से समझेंगे ताकि आपके विचार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं।
यहां तकनीकी शब्द टेक्निकल वर्ड्स केवल अंग्रेजी में रहेंगे। न्यायपालिका के विशेष आदेश रिट्स माइनस सबसे आसान हिंदी में 1. सवाल जवाब और हबियस कॉर्पस का मतलब। मान लीजिए कि आपके पास एक जादुई छड़ी है जिसे अदालतें कोर्ट्स इस्तेमाल करती हैं। इस जादुई छड़ी को रिट कहते हैं। आपका सवाल पूछ रहा था कि व्यक्ति की लिबर्टी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए हाई कोर्ट कौन सी रिट जारी कर सकती है। सही जवाब है हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस हबियस कॉर्पस का हिंदी में सीधा मतलब है शरीर को पेश किया जाए। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपके दोस्त को बिना किसी सही कारण के पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया है। उद्देश्य ऑब्जेक्ट। इस रिट का मुख्य लक्ष्य यही है कि जिस व्यक्ति को इलीगली गैर कानूनी ढंग से डिटेन्ड हिरासत में लिया गया है उसे अदालत के सामने लाया जाए। काम करने का तरीका। अदालत पुलिस या उस व्यक्ति को जिसने आपके दोस्त को पकड़ा है तुरंत आदेश ऑर्डर देती है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ और बताओ कि तुमने उसे क्यों और किस कानून के तहत बंद किया है। अगर अदालत पाती है कि गिरफ्तारी के लिए कोई कानूनी कारण नहीं था या कानून का पालन नहीं हुआ तो वो तुरंत आपके दोस्त को रिहा करने का आदेश देती है। यह रिट किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी ढाल या सुरक्षा कवच है। 2. हाईकोर्ट की शक्ति। आर्टिकल 226। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी सबसे बड़ी नियमों की किताब है। इस किताब में एक नियम है जिसे आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 कहते हैं। यह नियम सभी हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालयों को यह पावर शक्ति देता है कि वे इन रिट्स को जारी कर सकें। सबसे बड़ा अंतर डिफरेंस यहां है। 1. फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं जैसे जीने का अधिकार राइट टू लाइफ। 2. अदर लीगल राइट्स अन्य कानूनी अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो संविधान के बाहर के अन्य कानूनों से मिलते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए भी रिट जारी कर सकती है और अदर लीगल राइट्स को बचाने के लिए भी। यानी हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का दायरा ज्यादा बड़ा है। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर आपका पड़ोसी आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है जो एक लीगल राइट का मामला है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट इस पर रिट जारी कर सकती है। 3. सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति। आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके पास भी रिट्स जारी करने की पावर है। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 दिया गया है। यह आर्टिकल 32 खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स केवल मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती कि पहले नीचे की अदालत में जाओ। सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के हनन वायोलेशन पर ही रिट जारी कर सकती है। यह अदर लीगल राइट्स अन्य कानूनी अधिकारों के मामलों में रिट जारी नहीं करती। 4. बाकी रिट्स का सरल अर्थ। जैसा कि आपने 4 रिट्स के नाम दिए थे उनके सरल अर्थ भी समझ लेते हैं। रिट का नाम प्रोनाउंसिएशन। शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग। कब इस्तेमाल होती है व्हेन यूज्ड। सरल उदाहरण सिंपल एग्जाम्पल, मैंडमस हम आदेश देते हैं वी कमांड। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने पब्लिक ड्यूटी सार्वजनिक कर्तव्य को करने से मना कर दे। एक सरकारी दफ्तर आपको कोई जरूरी लाइसेंस देने से मना कर रहा है जबकि आपको वो मिलना चाहिए। कोर्ट आदेश देती है लाइसेंस जारी करो। क्वो वारंटो किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस सरकारी पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ जाता है। एक व्यक्ति ने नौकरी के लिए जरूरी डिग्री नहीं ली लेकिन फिर भी वो एक बड़े सरकारी पद पर काम कर रहा है। कोर्ट उससे पूछती है तुम्हारे पास ये पद रखने का क्या अधिकार है। प्रोहिबिशन रोकना, टू फॉरबिड। जब कोई लोअर कोर्ट निचली अदालत अपने ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने लगती है। एक छोटी अदालत ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो सिर्फ हाई कोर्ट ही सुन सकती है। हाई कोर्ट उसे आदेश देती है इसे यहीं रोक दो। अब आपके पास रिट्स के बारे में सबसे स्पष्ट और पूरी जानकारी है। आप इस विषय में किसी से भी बेहतर जानते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं या फिर मैं आपको सर्श्योरारी जो 5वीं रिट है के बारे में समझाऊं।